क्लियर एसएससी। आज हम लोग 16 सितंबर 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हम लोग ग्रुप डी का क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं। आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। आज सेंसस का वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे जिससे आप लोग का आज बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा मुख्य रूप से किस जातीय समूह द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के कारण भड़की थी? तो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसमें कौन सी जाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के कारण भड़की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैतेई। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा 2023 का मुख्य कारण मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग थी, जिसका कुकी जनजाति ने विरोध किया था। मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक है, जबकि कुकी जो और नागा जैसे जनजाति समूह पहाड़ी जिलों में प्रमुख हैं। इस मांग के कारण जातीय संघर्ष, बड़े पैमाने पर विस्थापन, इंटरनेट प्रतिबंध और जान माल का नुकसान हुआ। इसका स्टैटिक्स देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। वहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी हैं। गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी हैं। स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर में टोटल डिस्ट्रिक्ट 16 हैं, 16 टोटल जिले हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय 53% से अधिक है, जबकि जनजाति समुदाय 40% है। एसटी स्टेटस मिलने से मैतेई समुदाय को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सद्भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में शुरू की गई बैराबी सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन भारतीय रेलवे की पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी मिशन का हिस्सा है, जो किस नीति के तहत आती है? तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है बैराबी सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन। ये पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी मिशन का हिस्सा है, जो किस नीति के तहत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बैराबी सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो असम सीमा पर बैराबी से आइजोल के पास सैरांग तक 38 किलोमीटर भारतीय रेलवे की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना मिजोरम के लंबे समय से चली आ रही सामाजिक आर्थिक मांगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टोन का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के तहत पूरी करती हैं। इसका उद्देश्य आइजोल तक सीधी रेल पहुंच प्रदान करना है, यात्रा के समय लॉजिस्टिक लागत को कम करना है तथा व्यापार और शैक्षणिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। चलिए इसका स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसको स्टेटहुड का दर्जा 20 फरवरी 1987 में मिला था। यहाँ के गवर्नर का नाम जनरल वी.के. सिंह है। गवर्नर का नाम यहाँ पे क्या है? वी.के. सिंह है। चीफ मिनिस्टर लालू दोमहा हैं। लार्जेस्ट रिवर तवांग रिवर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में शुरू की गई थी, जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 की जगह ली। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था जो 1991 में स्टार्ट किया था, तो 2014 में 2000 एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, यह नीति भारत में पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण एशिया और पूर्वी एशियाई के देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस मिशन के तहत मिजोरम
त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कई रेल लाइनें विकसित की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2020 में शुरू की गई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करना था? तो 2020 में PLI स्कीम स्टार्ट हुई थी, इसको किसको प्रोत्साहित करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PLI योजना 2020 में 14 प्रमुख क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो और सौर वस्त्र में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री को प्रोत्साहन देना है। यह उत्पादन स्तर जुड़े प्रत्यक्ष नगद प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना और रोजगार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को में योगदान देना है। इसका स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी? 2020 में। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर स्टार्ट किया था। नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करना है। टोटल कितने सेक्टर है? 14। और अब तक प्रोजेक्टेड आउटले कितना हो चुका है? 1.97 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। PLI योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाना है। यह योजना भारत के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन निर्माण और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अनुमानित कुल लंबित कितनी है? मतलब कितने फाइल अभी वहाँ पे लंबित किए हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 4.9 करोड़ केसेस। उतने पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल लंबित मामले की संख्या लगभग 4.9 करोड़ थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 88,000 मामले, उच्च न्यायालय में 62 लाख मामले और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4.2 करोड़ मामले शामिल हैं। मामलों की उच्च संख्या दर, जटिल मामले, कोविड-19 महामारी के प्रभाव और भारत में बढ़ते मुकदमेबाजी की संस्कृति इस बढ़ती लंबितता का प्रमुख कारण है। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या का अनुपात लगभग 21 प्रति मिलियन है, यानी 1 मिलियन पे टोटल 21 जज हैं, जबकि वैश्विक औसत लगभग 50 प्रति मिलियन है। वैश्विक कितना है? वैश्विक 50 प्रति मिलियन है। स्टैटिक देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं हमारे देश में? 25 टोटल हमारे देश में हाई कोर्ट है। टोटल सेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट जज की? 34, CJI को इंक्लूड करके। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने ई कोर्ट परियोजना और फास्ट ट्रैक अदालतों जैसी पहल की शुरू की है। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में AI आधारित उपकरण का उपयोग करके मामले के दस्तावेजीकरण में सुधार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंबितता का एक प्रमुख कारण न्यायाधीश के पदों की रिक्त रहना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2017 में भारतीय वन अधिनियम संशोधन के तहत बांस को पुनः वर्गीकृत किया गया था। इसका नया वर्गीकरण क्या है? 2017 में भारतीय वन अधिनियम संशोधन से बांस को पुनः वर्गीकृत किया गया था। अभी इसका नया वर्गीकरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक घास।
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2017 में भारतीय वन अधिनियम में संशोधन के तहत बांस को पहले वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में इसे घास के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। इस नीति में बदलाव से किसानों के लिए बांस की कटाई और खेती करना आसान हो गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों और आदिवासी समुदायों को लाभ होगा। भारत बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और पूर्वोत्तर राज्य भारत के 60% से अधिक बांस का भंडार के लिए जिम्मेदार है। यानी पूर्वोत्तर राज्य 60% से अधिक इसका उत्पादन करते हैं। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2006 में। बैम्बू को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह संशोधन गैर वन क्षेत्र में उगाए जाने वाले बांस पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कदम बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लक्ष्य बांस की खेती को बढ़ावा देना और बाजार में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदर्शित संभव क्या है? तो इसमें पूछ रहा है संभव क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, संभव भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से रक्षा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जहां भारतीय सेना ने विदेशी ऐप्स के बजाय सक्षम स्मार्टफोन का उपयोग किया। यह प्रणाली वाणिज्य नेटवर्क से स्वतंत्र रूप से काम करती है। 5G सक्षम उपकरण के माध्यम से वास्तविक समय कनेक्टिविटी का समर्थन करती है और शत्रुतापूर्ण निगरानी, साइबर हमलों को रोकने के लिए मल्टीलेयर इंक्रिप्शन का उपयोग करती है। इसका मुख्य एप्लीकेशन एम सिग्मा है, जो एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग और मल्टीमीडिया एक्सचेंज को प्रदान करता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है संभव का? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये ध्यान रखिएगा, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। इसका फीचर्स देखिए, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक नेटवर्क। इसको यूज़ किया जाता है सिक्योर फाइलिंग, शेयरिंग, मैसेजिंग और मल्टीमीडिया एक्सचेंज के लिए। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का पहल के तहत विकसित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका उद्देश्य संचार सुरक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक बड़ा अभ्यास था, जिसका उद्देश्य नए प्रौद्योगिकियों और युद्ध रणनीतियों का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 2027 में SCO की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि पाकिस्तान 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला SCO शिखर सम्मेलन 2026 का बिश्केक में होने वाला है। 2026 का बिश्केक में होने वाला है। SCO की स्थापना 15 जून 2001 में संघाई, चीन में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसमें 10 महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और नवीनतम सदस्य बेलारूस है। SCO की अध्यक्षता का सदस्य देशों के बीच रूसी वर्णमाला क्रम अनुसार सालाना घूमती रहती है। देखिए, ये सब तो अभी बता दिए कि 2001 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 10 मेंबर हैं। इंडिया, पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए थे और नया मेंबर कौन है? बेलारूस, जिसने 2024 में ज्वाइन किया था।
एससीओ का मुख्य लक्ष्य मध्य एशिया में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। भारत ने 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की थी। एससीओ का अक्सर पूरब का नाटो कहा जाता है, हालांकि इसका ध्यान सुरक्षा से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चीता प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिए जाना जाने वाला गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो गांधी सागर अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां चीतों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा व्यवहार्य घर बनाने के लिए चीता प्रजनन कार्यक्रम केंद्र शुरू किया गया है। पहला कहाँ? पहला कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य मंदसौर और नीमच जिले के उत्तरी सीमा राजस्थान से सटा हुआ है। इसे 1974 में अधिसूचित किया गया था और 1983 में इसका वास्तविक विस्तार किया गया था। यह 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और चंबल नदी इसे 2 हिस्सों में बांटती है, जिसमें घास का मैदान, शुष्क वन है, जो चीतों के लिए आदर्श निवास स्थान है। स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। ये तो बताएं कौन से रिवर का है? चंबल रिवर। डिस्ट्रिक्ट का नाम है मंदसौर और नीमच जो मध्य प्रदेश की। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में। पर्पस है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और इसका स्टेट फ्लावर कौन सा है मध्य प्रदेश का? व्हाइट लिली। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता भारत लाए गए थे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीता का पहला घर है, जहां 2022 में चीता को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत किन भारतीय राज्यों को कानूनी अफीम पोस्ता की खेती करने की अनुमति है? यानी अफीम की खेती कौन से राज्य कर सकते हैं वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत औषधि और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए अफीम गम का कानूनी रूप से उत्पादन करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। अफीम की खेती केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा कड़ाई से विनियमित होती है। जिन राज्यों में विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में इसकी खेती की अनुमति है वे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यही 3 स्टेट में सरकार ने परमिशन दी है। किसानों को हर साल लाइसेंस प्राप्त करना होता और उन्हें सीबीएन को पूरा उत्पादन बेचना होता है, जिसकी खरीद मूल्य सरकार द्वारा तय की जाती है। अफीम और उससे प्राप्त अल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन उपशामक देखभाल, दर्द प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्टैटिक यही है एनडीपीएस। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये एक्ट कब आया था? 1985 में। रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेन प्रोडक्ट क्या है? ओपियम गम एंड पॉपी स्टो। चलिए, यह खेती पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होती है। सीबीएन प्रत्येक किसान के लिए खेती का क्षेत्रफल भी तय करता है। अफीम की खेती का उपयोग मुख्यतः फार्मास्यूटिकल उद्योग में दर्द निवारक, खांसी की दवाइयां बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HAL द्वारा GE एयरोस्पेस से हाल ही में ऑर्डर किया गया F404 IN-20 इंजन विशेष रूप से किस भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया है? वे किस भारतीय लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LCA तेजस MK-1A। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के LCA MK-1A लड़ाकू विमान के लिए भारतीय अमेरिकी फर्म GE एयरोस्पेस से 99 F404 IN-20 इंजन का ऑर्डर दिया है। भारत ने 2021 में HAL में तेजस MK-1A के लिए
F404 IN-20 इंजन के लिए GE के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। F404 IN-20 GE भारत F404 परिवार के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का एक प्रकार है, जिसे विशेष रूप से भारत में LCA तेजस Mk1 लड़ाकू जेट के साथ तैयार किया जाएगा। यह F404 श्रृंखला का उच्चतम थ्रस्ट वाला संस्करण है। इसका स्टैटिक देख लीजिए। एयरक्राफ्ट LCA तेजस का होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये इंजन टाइप कौन सा है? आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? GE एयरोस्पेस, जो USA का है। और मैन्युफैक्चर कौन है तेजस का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस को फ्लाइंग डैगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस Mka1 भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजस Mk2 के लिए भारत ने GE के साथ F414 इंजन उत्पादन के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा भारत की रक्षा विनिर्माण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखिए, हम इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और हमारा सेंसस का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।